हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं फिजिकल साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है गैसों का व्यवहार बिहेवियर ऑफ गैसेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस किए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर जरूर देख लें। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह आचरण करती है। अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट। तो देखिए, सबसे पहले हमें वास्तविक गैस और आदर्श गैस के डेफिनेशंस, उनकी परिभाषा आनी चाहिए। तो वास्तविक गैस किसे कहते हैं? वे गैस है जो बॉयल्स, चार्ल्स तथा गेलुसेक के नियम को नहीं मानते तथा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन या समीकरण को फॉलो को का अनुसरण नहीं करती, उन्हें हम वास्तविक गैसें कहते हैं। उदाहरण के लिए जितने भी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सभी वास्तविक गैसें हैं। आदर्श गैस वह गैस है जो बॉयल्स, चार्ल्स तथा गेलुसेक के नियम को मानती है तथा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के समीकरण को का अनुसरण करती हैं, उन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही बोल देते हैं। अ गैस विच फॉलोज बॉयल्स, चार्ल्स एंड गेलुसेक्स लॉ एंड फॉलोज द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। ठीक है, उसका उल्टा होगा रियल गैस। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि एक वास्तविक गैस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि हैं, ये आदर्श गैस की तरफ व्यवहार कब करेंगी? उच्च दाब तथा उच्च तापक्रम पर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उच्च दाब तथा निम्न तापक्रम पर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, निम्न दाब तथा निम्न तापक्रम पर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, निम्न दाब तथा उच्च तापक्रम पर। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निम्न दाब तथा उच्च तापक्रम पर। ये आपको याद रखना है, निम्न दाब तथा उच्च तापक्रम पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए एचटीपी पर पीवी का मान कितना है? 4 ग्राम H2 गैस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीवी एट एचटीपी? ये माध्यमिक के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसे जरूर याद रखना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणविक मास होता है 1। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा अणु के रूप में रहता है, इसलिए इसकी मात्रा होगी 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर 4 ग्राम दिया गया है, तो 4 ग्राम में ये एक मोल की मात्रा होगी 2। तो यहाँ पर दिया गया है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम की मात्रा 4 ग्राम में कितने मोल होंगे? 4 ग्राम में 2 मोल होंगे, यानी कि n का मान हो जाता है 2। अब हमें समीकरण कौन सा याद रखना है? हमें समीकरण याद रखना है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें पी वी का ही मान पूछा गया, पी वी का मान कितना होगा। ठीक है, और n का जो मान है, n की जो वैल्यू है वो है 2, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2RT। यानी आपको करना क्या था, यहाँ आपको हाइड्रोजन के 4 ग्राम में कितने मोल होंगे यह पता करना था। जैसे ही आपको यह पता चल जाएगा, आप इस समीकरण को पी वी इज इक्वल टू एन में n का मान बैठा देंगे, मोल का मान बैठा देंगे, ये इससे आपको मिल जाएगा 2RT। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2RT। चलिए इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। इसके बाद वाले क्वेश्चन में, किसी गैस का आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है क्योंकि ये इसका ट्रांसलेशन हुआ नहीं है। द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। इसके अणु निरंतर गति करते रहते हैं। इट्स मॉलिक्यूल्स कीप कंटिन्यूसली मूविंग। एक और दो दोनों, वन इनटू बोथ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं कि गैस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसका कारण दोनों है। इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है और इसके अणु निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा एक और दो दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एचटीपी पर किसी आदर्श गैस के 11.2 लीटर के लिए पीवी का मान कितना है? द वैल्यू ऑफ पीवी फॉर 11.2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एचटीपी विल बी। तो देखिए, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक गैस है जिसका आयतन हमारे पास दिया गया है 11.2 लीटर। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि एक मोल के लिए फॉर 1 मोल वॉल्यूम होता कितना है? वॉल्यूम हमेशा एक मोल के लिए एचटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें आयतन कितना दिया गया है?
11.2 लीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो यह 22.4 का आधा है, 22.4 का आधा है, यानी कि हमारे पास जो मोल होंगे, जो मोल की संख्या आएगी वो आएगी 0.5। एन की संख्या कितनी होगी? 0.5। तो फिर से अगर हम PV इज इक्वल टू NRT में इसका मान बैठा दें तो हमें क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू 0.5 RT। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 RT। ठीक है, एक बार आप इसे रोक के या फिर से वापस रिवाइंड करके देख लें। दोनों ही क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे गए क्वेश्चन है। और ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, ये हम किस समीकरण के आधार पर कर रहे हैं? PV इज इक्वल टू NRT, जहाँ पर P किसी गैस का प्रेशर दबाव है, V आयतन है, N मोल की संख्या है, R को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है परम तापक्रम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन दबाव की इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर -2, न्यूटन मीटर या न्यूटन? तो हम जानते हैं कि दबाव की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2। अगर आपको इस तरह से डेफिनेशन से यूनिट निकालना याद रहे तो आपको किसी भी यूनिट को याद नहीं करना पड़ेगा, बस बेसिक यूनिट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो भी कैलकुलेटेड यूनिट्स होती है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, न्यूटन मीटर -2। इसे हम पास्कल भी कहते हैं, आपको याद रखना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। सो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो पास्कल। निम्नलिखित में से किस पर गेल-लुसेक का नियम लागू होता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गेल-लुसेक्स लॉ, ये गेल-लुसेक्स लॉ इज एप्लीकेबल? ठोस पर, ऑन सॉलिड्स, द्रव पर, ऑन लिक्विड्स, गैस पर, ऑन गैसेस, 4 गैस और ठोस दोनों पर। तो हम जानते हैं कि गेल-लुसेक का नियम सिर्फ और सिर्फ गैस पर ही लागू होता है। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन गैसेस ओनली। गेल-लुसेक का नियम क्या है आपको कमेंट में बताना है। जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक किसे कहते हैं? फ्रीजिंग। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस टू आइस, ओके, और कन्वर्ट्स टू आइस। ठीक है, तो ये कितना होता है? तो अगर हम बात करें सेंटीग्रेड की तो ये होता है 0 सेंटीग्रेड में ये कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो ये होता है 32 डिग्री F। और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल की तो इसमें होता है ये 273 केल्विन। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन जो भी ऑप्शन में हो। तो ये है, यहाँ दिया गया है 273 के। कन्फ्यूज़ करने के लिए 0 और 32 तीनों ही दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका होगा 273 के। अगर ये 0 डिग्री सी होता तो ये आंसर होता, 32 डिग्री F होता तो ये आंसर होता। ठीक है, चलिए, जल का क्वथनांक कितना है? व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 373 के, ये आपको याद रखना है। किसी आदर्श गैस के n मोल के लिए समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि समीकरण होता क्या है? PV इज इक्वल टू NRT। तो देखिए यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT तो दिया ही नहीं गया। PT बाई N इज इक्वल टू RV। तो ये क्या इस समीकरण में बैठ रहा है? नहीं। PV इज इक्वल टू RT बिल्कुल नहीं। P बाई T इज इक्वल टू NR बाई V। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NRT, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नंबर 10, तापमान की स्केल में ऋणात्मक नहीं होता? इन विच स्केल ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, परम, इनमें से सभी, इन ऑल ऑफ देम। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि परम तापक्रम में या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। स्थिर तापक्रम की बात की जा रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सी
कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? बॉयल्स लॉ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन और दबाव के बीच ग्राफ की प्रकृति होती है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एनी गैस ऑफ फिक्स्ड मास, मूल बिंदु से जो गुजरती है सरल रेखा, गुजरती हुई सरल रेखा। तो देखिए मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा अगर बनेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, वी एक्स के समानांतर सरल रेखा, वी एक्स के समानांतर सरल रेखा अगर हम इसे यहाँ पर P को डिनोट करें और यहाँ पर V को डिनोट करें तो ये वी एक्स के समांतर सरल रेखा बोल रहे हैं। इस प्रकार से उल्टा भी हो सकता है, अगर वी यहाँ रखें तो यहाँ पर ऐसे देखा जाते। चलिए आगे चलते हैं। पी एक्स के समांतर सरल रेखा, तो पी एक्स के समांतर सरल रेखा इस पिछले के हिसाब से। ठीक है, और चौथा कहा गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या समकोणीय हाइपरबोला। तो बेसिकली यही इसका आंसर होगा। हम जानते हैं कि बॉयल्स के नियम में जो ग्राफ मिलता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। -273 डिग्री सेंटीग्रेड का मान परम तापक्रम स्केल में होता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज़। तो हम जानते हैं कि हम अगर सेंटीग्रेड स्केल से टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बदले तो हमें क्या करना पड़ता है? +273 करना पड़ता है और उसे हम वैल्यू देते हैं के में। तो -273 + 273 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0 के। हमारा आंसर होगा नंबर 2। गैस का तापक्रम बढ़ने से उसके अणुओं की गति, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ गैस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, बढ़ती है, इंक्रीजेस घटती है, डिक्रीजेस स्थिर रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ती है। जब भी हम गैस का तापक्रम बढ़ाते हैं तो उनके अणुओं की गति बढ़ जाती है, ये आपको याद रखना है। अणु तेजी से गति करने लगते हैं, इसीलिए दबाव भी उस जिस बर्तन में गैस रखा गया, जिस पात्र में गैस रखा गया, जिस कंटेनर में गैस रखा गया, उसके वॉल्स पे प्रेशर बढ़ जाता है। 1 लीटर का मान होता है, द वैल्यू ऑफ 1 लीटर इज। 1 लीटर का मान कितना है यहाँ पर पूछा गया है? 100 डेसीमीटर क्यूब, 100 ml, 1000 डेसीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपको मैथ में भी याद रखना पड़ता है कि 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। परम शून्य तापक्रम वह तापक्रम है जिस पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच पानी ठोस बनता है, वाटर फ्रीजेस टू आइस। गणितीय रूप से गैसों का आयतन शून्य होता है, द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मैथमेटिकली जीरो। सभी गैसें द्रव बनती है, ऑल गैसेस कंडेंस टू लिक्विड, इनमें से कोई नहीं। तो होता क्या है कि परम शून्य तापक्रम की परिभाषा यही है कि यह वह तापक्रम है जिस पर गणितीय रूप से सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। इसे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम प्रूव कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मैथमेटिकली जीरो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 2। आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गैसें पात्र की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय द गैसेज बिकॉज गैसों में भार होता है, गैसेज हैज मास एंड वेट, गैस अणुओं में संवेग होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज हैज मोमेंटम, गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और गैस के अणु आपस में टकराते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज कोलाइड विद ईच अदर। तो देखिए गैस के अणु आपस में टकराते हैं, ये सही है, ऐसा होता है। गैसों में भार होता है, यह भी सही है। गैसों के अणुओं में संवेग होता है, यह भी सही है। लेकिन इसका जो आंसर होगा कि गैसें पात्र की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है? क्योंकि वो गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं, ये हमारा आंसर होगा। बाकी ये सभी जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट हैं, ये ऐसा होता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा कि गैस पात्र की दीवार पर दबाव डालती क्यों है? क्योंकि वे गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ाने से इनमें क्या बढ़ेगा? इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी व्हाट इंक्रीजेज इन द गैसेज, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, मात्रा, मास, टेम्परेचर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। तापक्रम मात्रा हम कभी बढ़ा नहीं सकते किसी भी पदार्थ की। मास कैन नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, हम लोग उसे ना तो जनरेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बढ़ क्या सकता है? तापमान। ठीक है, जब भी हम अणुओं की गतिज ऊर्जा गति बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। केल्विन स्केल के एक भाग का मान होता है, ये मान होगा। ठीक है, द 1 पार्ट ऑफ केल्विन स्केल हैज़ द वैल्यू। तो हम जानते हैं कि केल्विन स्केल कहाँ से शुरू होता है? 273 के से शुरू होकर 373 के तक जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि केल्विन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है? 1 के, 1 डिग्री सी, 1 डिग्री एफ या 273 के। तो देखिए अगर बेसिकली आप अब देखेंगे तो यहाँ पर 100 के
इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि हर एक भाग का मान 1 K होता है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर ये ट्रिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ये 1 डिग्री सी होता है। केल्विन स्केल को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि इसके हर एक पार्ट का वैल्यू 1 डिग्री सी हो जाए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई एग्जाम में आ सकता है और आप गलत करके आ सकते हैं 1 के आंसर लगा के। आपको आंसर लगाना है 1 डिग्री सी। एनटीपी किस तापमान को दर्शाता है? एनटीपी इंडिकेट्स व्हाट टेम्परेचर? 0 के, 273 के, -273 के या 373 के। तो बेसिकली एनटीपी पर हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाया जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम एब्सोल्यूट में बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 273 के। चलिए आगे। V प्रोपोर्शनल टू 1/p का ग्राफ होता है सरल रेखा, वृत्ताकार, हाइपरबोला, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा था बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो ये होगा आंसर 3, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/p बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है। वह गैस है जो संयुक्त रूप से बॉयल्स और चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, उन्हें कहते हैं गैसेज विच फॉलो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ कंबाइनली आर कॉल्ड। निष्क्रिय गैस है, सक्रिय गैस है, आदर्श सक्रिय गैस। अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि आदर्श गैस कैसे कहते हैं, उसमें हमने ये परिभाषा दी थी। इसके साथ ही साथ ये गेलुसेक्स का लॉ और PV = nRT यानी कि यूनिवर्सल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा लेखचित्र स्थिर दबाव पर एक सीधी सरल रेखा होगी? दबाव which of the following graphs will be here straight line at constant pressure? दबाव और आयतन, प्रेशर एंड वॉल्यूम, आयतन और तापमान, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, आयतन और मात्रा, वॉल्यूम एंड मास, तापमान और मात्रा, टेम्परेचर एंड मास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नंबर 2। आयतन और तापमान के बीच जब हम एक ग्राफ खींचेंगे तो हमें कैसी रेखा मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी। चलिए आगे। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी आदर्श गैस के लिए कौन सी राशि का मान 0 होगा? मात्रा, घनत्व, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, मात्रा कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये हम जानते हैं, कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। घनत्व, यह भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का मान भले ही 0 हो सकता है, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा हमें? यहाँ आंसर मिलेगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि गैसों, हमने पढ़ा था कि गैस के अणु आपस में गति करते रहते हैं, और जैसे ही हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को ले जाते हैं तो वहाँ पर उससे पहले ही सभी ठोस द्रव में बदल जाते हैं। यही कारण है कि गणितीय रूप से उनका आयतन का मान 0 होता है, और क्योंकि वो द्रव में बदल जाते हैं इसलिए गैसों के अणुओं की गति 0 हो जाती है। इसलिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जिसका मान होता है 1/2 mv², तो वहाँ पर v का मान 0 हो जाता है, इसलिए ये पूरा 1/2 mv² का मान 0 हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं। गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? 1/2 mv², जहाँ मास और ये वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए आगे। पात्र की दीवार की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस द्वारा लगाया गया बल होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। द फोर्स अप्लाइड एट यूनिट एरिया, द फोर्स अप्लाइड एट यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड एट यूनिट एरिया को क्या कहा जाता है? गैस का दबाव कहा जाता है। इसमें हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन याद रखना है प्रेशर का। चलिए आगे चलते हैं। सीजीएस पद्धति में दबाव की इकाई होती है। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, हमने अभी बात की थी कि प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में पूछा जा रहा है, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है डाइन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन। और एरिया की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें मिलेगा डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर या डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ऐसा ही पद्धति में दबाव की इकाई क्या होती है? ये हमने देख लिया था, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और इसे हम क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार का मान होता है द वैल्यू ऑफ 1 बार इज, यहाँ पर एक बार जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और पास्कल के बीच संबंध पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार याद रखने से आपको 1 मार्क्स आराम से मिल सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁴ पास्कल, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁴ पास्कल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए एक पात्र में रखी गैस का दबाव मापा जा सकता है। प्रेशर ऑफ अ गैस केप्ट इन अ कंटेनर कैन बी मेजर्ड बाय।
तो अगर हम किसी पात्र में रखे हुए गैस का दबाव मापना चाहें तो हमें किससे मापना होगा? बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, मैनोमीटर से या इलेक्ट्रोमीटर से। तो आपको ये याद रखना है, मैनोमीटर से हम इसे मापते हैं। आप बैरोमीटर गलती से ना करके आ जाए, क्योंकि बैरोमीटर का प्रयोग हम वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, किस उपकरण से गैस का दबाव ज्ञात किया जा सकता है? या फिर हम सिंपली अगर हम सीधे गैस का दबाव कहें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसे हम बैरोमीटर से मापते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर किसी कंटेनर में रखा गया हो, वह किसी पात्र में रखा गया हो, तो फिर हम उसे मैनोमीटर से मापेंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमें मापना हो तो बैरोमीटर से मापेंगे, या किसी गैस का दबाव मापना है तो भी बैरोमीटर से मेज़र करेंगे, ठीक है। चलिए, बॉयल के नियम में क्या स्थिर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में आपको बॉयल का नियम लिखकर बताना है, आपको याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बॉयल का नियम सीधे सीधे, ठीक है। तो बॉयल के नियम में क्या, वाटर कॉन्स्टेंट्स इन बॉयल्स लॉ? मात्रा, मास, टेम्परेचर, तापमान, आयतन और दबाव का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनमें से सभी। तो ये आपका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि बॉयल के नियम में कहा जाता है कि स्थिर मात्रा वाली गैस का, ठीक है। अगर तापमान स्थिर किया जाए, तापमान स्थिर हो, ठीक है, तो कहा गया था बॉयल के नियम में, स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके दबाव के विलोमानुपाती होता है। तो हमें मिलता है P प्रोपोर्शनल टू 1/V। और हमने ये पढ़ रखा है मैथ्स में चैप्टर 13 में वेरिएशन में, कि जब भी दो चल राशि या एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उनका गुणनफल ठीक है स्थिर होता है, वो कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इनमें से सभी। आप गलती से मात्रा और तापमान करके ना आ जाए, यहाँ आपको तीनों ही लगाना है, ठीक है, इनमें से सभी। चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर होता है? वाटर कॉन्स्टेंट्स इन चार्ल्स लॉ, मात्रा, मास, दबाव, प्रेशर, आयतन और दबाव का अनुपात, इनमें से सभी। जैसे अभी हमने देखा कि बॉयल लॉ में मात्रा, तापक्रम और आयतन और दबाव का गुणनफल था, यहाँ आयतन और तापमान का होगा, ये तापक्रम या तापमान लिख सकते हैं, ठीक है, ये तापक्रम का अनुपात होगा। तो हमें चार्ल्स लॉ से क्या मिलता है? V प्रोपोर्शनल टू T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा? V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर होगा मात्रा, दबाव और आयतन और दबाव का अनुपात, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गैस का दबाव बढ़ाने पर उसका आयतन, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस इट्स वॉल्यूम। अगर हम गैस का दबाव बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि आयतन दबाव के विलोमानुपाती होता है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर हम दबाव को बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। स्थिर दबाव पर आयतन तापक्रम को लेकर खींचे गए ग्राफ लेख चित्र में प्राप्त रेखाओं को क्या कहते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर gives us the line which are called आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोथर्म। तो यहाँ पर दिया गया है स्थिर दबाव, जब भी प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो जो ग्राफ हमें मिलता है उसे हम कहते हैं आइसोबार, ये आपको याद रखना है। यही अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, जो हम अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि स्थिर तापक्रम पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस समय जो ग्राफ्स खींचे जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे आइसोथर्म, ये आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निश्चित मात्रा तथा तापमान वाले किसी गैस का दबाव बढ़ने पर उसके घनत्व में क्या अंतर होता है? देखिए, यहाँ पर बोला गया दबाव और घनत्व के बीच अंतर। हम जानते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन है? वॉल्यूम इज 1/d, जबकि वॉल्यूम इज 1/p भी है, ठीक है। यानी कि हमें मिलेगा P प्रोपोर्शनल टू D या D प्रोपोर्शनल टू P। यानी अगर दबाव बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा, वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपको समझना है कि वॉल्यूम और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशन है, वॉल्यूम और प्रेशर में भी इन्वर्स रिलेशन है, तो हमें मिलेगा P प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, नहीं हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसे और एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी गैस के आयतन और गैस के अणुओं की संख्या के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? तो यह है एवोगैड्रो का नियम, द लॉ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू N मिलता है हमें अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। किस तापमान पर आदर्श गैस का आयतन गणितीय रूप से शून्य होता है? एट विच टेम्परेचर द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 0। तो ये हम जानते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 के पर
सभी गैसों का आयतन गणितीय रूप से शून्य होता है, इसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। किस क्षेत्र में आदर्श गैस का लेख चित्र सरल रेखा नहीं होता है? इन विच केस द ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पी सापेक्ष टी, पी वर्सेस टी, वी सापेक्ष टी, वी वर्सेस टी, वी सापेक्ष स्मॉल टी एंड वी सापेक्ष पी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा v सापेक्ष p। ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ यह क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हुए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको, और इसे आपको रेगुलरली अपडेट करना है, जिससे आपका मार्क्स बढ़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर इसमें आपको कोई चेंजेस लाने हैं तो क्या चेंजेस करें हम। थैंक यू वेरी मच।